गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम YouTube पर पहली बार क्लास चालू करने जा रहे हैं। कक्षा 6 से 10 तक की व्याकरण हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। और सबसे पहला टॉपिक विद्यार्थियों की मांग पर मैं शुरू करने जा रहा हूं आज संधि। संधि संधि शुरू करने जा रहा हूं आज पहली बार में। संधि जो है दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सम, उपसर्ग और धा धातु होती है। दोनों का योग करने पर संधि शब्द का निर्माण होता है। संधि वैसे हमारे 6 क्लास में सबसे पहले पढ़ाई जाती है, उससे पहले भी पढ़ाई जाती है लेकिन नॉर्मली होती है। 6 क्लास में जब बच्चा संधि पढ़ता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये क्या मुझे पढ़ाने लग गए सर, समझ में नहीं आता। और बहुत सारे शब्द इस तरह के आते हैं कि ना तो संधि विच्छेद कर पाता और ना ही उनके संधि का शब्द बना पाता, यानी कि संधि का। सबसे पहले अपन संधि में बिना समय आपका खराब किए सबसे पहले शुरू करता हूं। संधि की परिभाषा की मैं बात करता हूं। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया विकार। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विकार क्या होता है, तो विकार का मतलब समझिए पहले। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, दो वर्णों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने पर जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। संधि के अंदर दो चीजें होती है, एक तो संधि करना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, और दूसरा होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद संधि विच्छेद का मतलब होता है एक शब्द को दो सार्थक भागों में या सार्थक पदों में बांटना। यह कहलाता है आपका संधि विच्छेद। परिभाषा की बात हो गई। यहाँ पर जैसे करके आपसे यदि परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है तो आप यहाँ पर कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हो, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, जो भी आपको याद आ जाए उस टाइम पे वो लिख सकते हो आप। इसके बाद अपन सबसे पहले बात करते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तो यदि संधि के भेदों की बात की जाए तो संधि के भेद होते हैं 3। सबसे पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संस्कृत में इस संधि को अच कहते हैं, इसको हल कहते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदी में नहीं कही जाती है। हम यहाँ पर केवल स्वर, व्यंजन और विसर्ग के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए स्वर संधि मैं बताता हूँ आपको। आशा करता हूँ संधि की परिभाषा सब लोगों को याद होगी, क्योंकि कॉमन परिभाषा है, छोटी क्लासों में ही पढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि की यदि बात करें, स्वर संधि की यदि हम बात करें तो परिभाषा इसकी होती है कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना स्वर संधि कहलाती है। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। तो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों स्वर संधि के भेदों की यदि हम बात करें तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। इसके बाद यही प्रश्न बनता है हमारा कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के
भेद, तो स्वर संधि के भेदों की संख्या बताई मैंने अभी आपको 5। ये नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, तीसरी हो गई आपकी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये चौथी आपकी हो गई अयादि संधि, और पांचवी हो जाती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। इसके बाद आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला भेद। संस्कृत में यदि हम बात करें तो इसके भेदों की संख्या 8 हो जाती है वहां पर, लेकिन हमें संस्कृत नहीं पढ़नी है, हमें हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी में स्वर संधि के भेदों की संख्या बताई गई है कितनी, 5, जिसमें सबसे पहली हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की यदि हम बात करें, दीर्घ संधि की यदि बात करें हम, तो दीर्घ संधि में होती है समान स्वरों का योग। समान स्वरों का योग, यानी कि जब समान स्वरों का योग आपस में किया जाता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, उनसे जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम कहते हैं दीर्घ संधि। लेकिन परिभाषा आप इस तरह से बना सकते हो कि समान स्वरों के योग में दीर्घ संधि होती है, या जहां समान स्वरों का योग होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। लेकिन यदि आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि संधि के अंदर हमारे कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक तो प्रथम पद कहलाता है और दूसरा द्वितीय पद कहलाता है। ये पहला पद और दूसरा पद कहलाता है। दोनों पद जब आपस में मिलते हैं तो इसमें प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण जुड़ता है और द्वितीय पद का जुड़ता है प्रारंभिक वर्ण। दोनों वर्णों के योग में संधि होती है। ऐसा नहीं कि दोनों शब्दों के योग में संधि होती है कि ये भी पूरा प्रथम पद भी पूरा जुड़ता है, द्वितीय पद भी पूरा जुड़ता है, नहीं। इसका तो अंतिम वर्ण होता है और इसका प्रथम वर्ण होता है, यानी कि पहले पद का लास्ट अंतिम वर्ण और तृतीय पद का पहला वर्ण जुड़ करके ही परिवर्तन होता है, और वही कहलाती है हमारी दीर्घ संधि या संधि। सबसे पहले मैं संधि को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं पदों के हिसाब से। देखिए कैसे समझोगे। प्रथम पद में, कि यदि प्रथम पद में प्रथम पद के कहां पर, अंत में आ, ई, उ या री, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, ध्यान रखिएगा ये प्रथम पद है, प्रथम पद के अंत में ए, आ, ई, उ, री, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए, आ, ई, उ तथा री में से कोई भी वर्ण हो। कैसे, कोई भी कैसे, समान होना चाहिए। यदि यह है तो इसके साथ इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों आपस में समान है। इन दोनों में से एक कोई भी हो, इन दोनों में से एक कोई भी, यानी कि निश्चित है यदि ए या आ प्रथम पद के अंत में है तो द्वितीय पद के प्रारंभ में भी ए या आ ही होना चाहिए। ये दोनों आपस में समान माने जाते हैं, ये दोनों समान माने जाते हैं, ये दोनों समान माने जाते हैं, लेकिन री का समान स्वर नहीं होता है हिंदी में। संस्कृत में बड़ा री जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। इस तरह से इसकी टांग को एक बार और मोड़ दिया जाता है नीचे से, और इस तरह से संस्कृत का बड़ा री बन जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में केवल एक ही री होता है। अब इनकी सिचुएशन देखिए, इनकी स्थिति कैसे कैसे बनती है। इसको हम 4 तरह से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले ए में ए जोड़ोगे, ए में आ जोड़ोगे, फिर दूसरा आ में ए जोड़ोगे और आ में आ जोड़ोगे। आप इनको किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, सबके जोड़ने पर आपको क्या मिलने वाला है, आ मिलने वाला है आंसर में। फॉर एग्जांपल इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ बराबर क्या बनता है, आ। चारों के उदाहरण देखिए। जैसे सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय, क्या बनेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर आ, दोनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए आ, तो यहाँ पर आपका ये शब्द बन जाएगा, पुस्तक तो हो गया, कै में आ बन गया, तो ये पुस्तकालय। यानी कि यहाँ पर जो ए था और यहाँ पर जो आ है, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, आ हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शिक्षा प्लस
आचार्य। यहाँ पर क्या है आ, यहाँ पर क्या है आ प्लस आ बराबर क्या होता है आ। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका शिक्ष, इसमें से आ इधर गया, इस आ को और इस आ को जोड़ा तो हमने यहाँ पर हमारा शब्द बन गया शिक्षाचार्य। दूसरा शब्द देखिए दीन अनाथ। दीन अनाथ, अगर हम इसमें ए और इसमें ए दोनों को जोड़ते हैं तो आपका शब्द बन जाता है दीनानाथ। ठीक है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका एक और बच गया। तो देखिए इसका बता देता हूं मैं आपको, विद्या प्लस अर्थी शब्द बन जाएगा आपका यहाँ पर आ और यहाँ पर ए, दोनों को यदि हमने जोड़ दिया तो आपका शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। चलो इसी श्रृंखला में और उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एक हमारे पास और उदाहरण है। तो जब तक मैं इनको मिटा देता हूं, आप ऊपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आए, कोई परेशानी आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। वहां पर आप मुझे बता सकते हो ये क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, उसे दोबारा बता दी जाएगी आपको। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है आपका ई। ये दोनों भी आपस में समान स्वर होते हैं। ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई और ई प्लस ई। आप इनको कैसे भी जोड़ोगे तो आपको ये बनने वाला है, यानी कि दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका जो परिवर्तन होगा इन दोनों के स्थान पर वो ये होने वाला है, चारों के स्थान पर। उदाहरण देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने उदाहरण देखना है रवि प्लस इंद्र। इधर छोटा इधर छोटा, दोनों तरफ छोटा, दोनों छोटे जोड़ करके बड़ा हो गया, तो रविंद्र आपका शब्द बन गया। दूसरा देख सकते हो आप कपि धन ईश। इधर छोटा इधर बड़ा, दोनों को जोड़ोगे ये बड़ा हो गया आपका और ये हो गया आपका छोटा, दोनों को जोड़ोगे छोटा ई और बड़ा ई तो आपका बड़ा ई बनने वाला है। तो आपका शब्द बन जाएगा ये कपि हो गया और आगे से ये श, कपीश। दूसरा देखिए इसके बाद नदी प्लस इंद्र। यहाँ पर आपका बड़ा ई है, यहाँ पर आपका छोटा ई है, बड़ा और छोटा जोड़ने पर भी कौन सा ई होता है? बड़ा ई। तो आपका शब्द बन जाएगा नरेंद्र। अगला उदाहरण है आपका इसी में नदी प्लस ईश। दोनों तरफ बड़ा ई है, यहाँ पर बड़ा ई, यहाँ पर बड़ा ई, बराबर आपका शब्द बन जाएगा नदीश। आशा करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने ए आ दोनों समान स्वर है, जिनके उदाहरण आपको बताए, उनको कैसे जोड़ना है उसके उदाहरण बताए। दूसरा ई और ई बड़ा, इसके उदाहरण आपको मैंने बताए, ये आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊ की। तो ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ और चौथी स्थिति है ऊ प्लस ऊ। उदाहरण देखिए, सबको जोड़ेंगे तो आपका बनने वाला है बड़ा ऊ। निश्चित है, फिक्स है, बड़ा ऊ ही बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरणों में। तो आप देखिए उदाहरण में लघु प्लस उत्तर। उदाहरण है आपका लघु प्लस उत्तर। यहां पर आपका छोटा ऊ और इधर भी आपका छोटा ऊ, दोनों ऊ को जोड़ने पर आपका बनता है बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ओके, अब आपका शब्द बन जाएगा लघुत्तर। क्या बन जाएगा? लघुत्तर। दूसरा शब्द है, दूसरा उदाहरण है वधु प्लस उत्सव। यहां पर आपका बड़ा ऊ है, यहां पर आपका छोटा ऊ है, दोनों ऊ यदि आप जोड़ते हो तो आपको बड़ा ऊ मिलेगा और आपका शब्द बनेगा बड़े ऊ की सहायता से वधूत्सव। सिंधु प्लस उर्मी, इनको जोड़ोगे, यहां पर आपका छोटा ऊ, यहां पर आपका बड़ा ऊ, यदि इनको जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ मिलता है, जिसको जोड़ने पर शब्द बनता है आपका सिंधुर्मी। नेक्स्ट उदाहरण है आपका वधु धन ऊहा।
वधु धन ऊढ़ा, दोनों बड़े ऊ है, दोनों बड़े ऊ जोड़ने पर बड़ा ऊ मिलता है, तो आपका शब्द बन जाएगा वधूड़ा। ठीक है, इस तरह से दीर्घ संधि हमारी आगे बढ़ रही है लगातार। यहां तक यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बताएंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं, अभी तक री के उदाहरण बाकी बच रहे हैं हमारे। री के उदाहरण देखिए, इसके बाद हम री के उदाहरणों की ओर चलते हैं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। जो जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे सभी टॉपिक के नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम री की बात करने वाले हैं। री प्लस री, अब इसकी एक स्थिति बनती है क्योंकि री एक ही है, छोटा, बड़ा तो है नहीं। बड़ा मैंने आपको बता दिया पहले कि बड़ा किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, सॉरी। तो ये तो अपने हिंदी में चलता नहीं है, इसलिए इसकी बात हम करेंगे नहीं। तो री प्लस री बराबर बड़ा री बनता है अकॉर्डिंग टू नियम, रूल, नियम के आधार पर। लेकिन बड़ा री होता नहीं है, इसलिए हम री प्लस री, व्याकरण कहती है कि बड़ा री होएगा, लेकिन व्याकरण यह भी कहती है कि हिंदी में बड़ा री नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, छोटे री का प्रयोग करेंगे, यानी कि सॉरी इसी री का प्रयोग करेंगे। कैसे, उदाहरण देखिए, पुत्र प्लस रीकार, दोनों तरफ री है, री प्लस री बराबर री, तो एक री हट गया, ऐसे समझो आप, तो सीधे सीधे एक री को हटा दो, पत्रिकार हो जाएगा। दूसरा है पितृधन रीकार, पितृकार बन जाएगा, एक री हट जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि री प्लस री री होता है। मातृकार, मातृ प्लस रीकार, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये दीर्घ संधि समाप्त हो रही है। यदि दीर्घ संधि में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे, पूछेंगे, आपको बताई जाएगी बाकायदा दोबारा से। जो जो समस्याएं आपकी आती है, टेलीग्राम से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और उदाहरण देखिए, जैसे मातृण, अगर इस शब्द का विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे, इसके बीच में नीचे री लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए, जहां पर री लगा हुआ है वहीं से हम दो टुकड़े करेंगे शब्द के, यानी कि अपन को शब्द को इस तरह से दो भागों में बांटना है जहां से शब्द के दो सार्थक टुकड़े किए जा सके। तो यहाँ पर हो गया मात्र और दूसरी तरफ हो गया ऋण, मात्र ऋण। संधि पूछी जाए कौन सी संधि है, दोनों तरफ समान स्वर है, समान स्वरों के में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और देखो शिक्षार्थी, बीच में आ रहा है, क्योंकि अपन को शब्द को वहां से विच्छेद करना है, वहां से तोड़ना है, शब्द के टुकड़े वहां से करने हैं जहां से शब्द दो सार्थक भागों में बढ़ सकता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो, या तो इससे तोड़ो, क्योंकि छोटे इससे तो टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो यहां से करो, एक तो शिक्षा बन गया। अब या तो अर्थी या आर्थी, तो जो सही है वो कौन सा है, अर्थी सही है, ये गलत है। आर्थी कोई शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द है, तो आपका विच्छेद हो जाएगा शिक्षा प्लस अर्थी। देवालय, देवाशीष, कार्यालय, वार्तालाप, क्या करोगे, यहाँ पर देव प्लस आलय, यहाँ से विच्छेद करना है, यहाँ पर यहाँ से करना है देव प्लस आशीष, यहाँ से करना है कार्य प्लस आलय, वार्त प्लस वार्त। अब यहाँ पर वार्त या वार्ता, वार्त का मतलब कुछ नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, वार्ता, वार्ता का मतलब बातचीत, प्लस आलाप, आलाप, आलाप मतलब वैसे तो रोना चिल्लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वार्ता प्लस आलाप, इसका विच्छेद हो जाएगा। और देखिए गिरीश, क्या हो जाएगा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। मंजूषा, मंजूधन, मंजूधन उषा। वधूर्मी, वधुधन ऊर्मी। ये आपके कुछ अलग और उदाहरण है। इस तरह से आपकी ये दीर्घ संधि समाप्त होती है।
कल हम पढ़ेंगे इसके बाद दूसरी संधि। तब तक के लिए सबको अलविदा।